हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एंडोक्राइन हार्मोन्स पढ़े थे। कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे अपना एक्शन देंगे। जो सोर्स है उससे हार्मोन्स रिलीज हो गए, अब टारगेट पर जाकर वो कैसे एक्ट करेंगे ये पढ़ेंगे हम। उससे पहले हम हार्मोन्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक सोर्स होता है जहां से हार्मोन रिलीज होता है और एक होता है टारगेट जहां पर उस हार्मोन को जाकर एक्शन करना होता है। तो ये जो टारगेट होगा, इस टारगेट के पास कुछ ऐसे सिग्नल्स होंगे जो स्पेसिफिक उस हार्मोन को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको पहचानेंगे कि हाँ ये हार्मोन आ रहा है तो हमें इसको पहचानना है और हमें इसको रिसेप्ट करना है। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, हार्मोन जो होगा वो स्पेसिफिकली आकर रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और तब जाकर अपना एक्शन शो करेगा। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो या तो सेल के बाहर हो सकते हैं या सेल के अंदर हो सकते हैं। तो अगर सेल के मतलब अंदर हो तो उसको बोलेंगे हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और अगर सेल के बाहर मतलब बाउंड्री पर हो तो उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वो स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया जा रहा है इसलिए वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा। और अगर उसका रिसेप्टर कहीं अंदर है सेल के अंदर तो उसको बोलेंगे हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, इसके बाद जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जैसे कुछ हार्मोन्स होंगे प्रोटीन डेरिवेटिव्स, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। दूसरे होंगे स्टीरॉइड हार्मोन्स, उनका नेचर है ये कि उनके अंदर स्टीरॉइड्स होंगे। तीसरा है यहाँ पर आयोडोथायरोनाइंस, मतलब उनके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होगा। और कुछ हो सकते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब अमीनो एसिड से वो डिराइव होकर बने हुए हैं। तो प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, इन सब का जो फंक्शन होता है इनका जो फंक्शन करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। अगर रिसेप्टर बाहर प्रेजेंट हो, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो तो वो अलग टाइप से फंक्शन करेगा, और अगर जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा तो वो अलग टाइप से एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इंट्रासेलुलर और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की। तो देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर है कोई रिसेप्टर। ठीक है, अब क्या हुआ, हार्मोन आया, ये हमारा है हार्मोन। ये हार्मोन आकर इससे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये जो होगा इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे। अब जब ये बाइंड हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। रिसेप्टर था, आकर हार्मोन जुड़ गया तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया ये। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, आगे जाकर ये किसी सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। उस सेकंड मैसेंजर में कुछ भी हो सकता है, जैसे CAMP हो सकता है, कैल्शियम आयंस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इंडोल 3 फॉस्फेट हो सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी सेकंड मैसेंजर हो सकता है। ये जो सेकंड मैसेंजर होगा
जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो ये कोई बायोकेमिकल एक्टिविटी शो करेगा सेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बायोकेमिकल एक्टिविटी होगी उसके कारण कोई रिस्पॉन्स आएगा, कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, और इस रिस्पॉन्स, यही रिस्पॉन्स जो होगा वो इस हार्मोन का फंक्शन होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हार्मोन है हमारा FSH। हार्मोन कौन सा है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है? ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर करवाना, ओवरी की ग्रोथ करवाना। तो ये क्या करेगा? जाकर सीधा ओवरी की ग्रोथ तो नहीं करवा देगा। क्या करेगा? ये सेकेंडरी मैसेंजर्स जो होंगे उनको एक्टिवेट करेगा। उसके बाद बायोकेमिकल एक्टिविटी होगी, मतलब जो भी उसकी जैसे फॉलिकल्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद जो होगा, मतलब जो फॉलिकल्स का एक्टिवेशन है या मैच्योरेशन है, जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी इस हार्मोन का फंक्शन है वो आ जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे टाइप के, जिनका रिसेप्टर यहां ना होकर सेल के अंदर होगा। तो क्या होगा देखिए। अब ये तो थे प्रोटीन हार्मोन्स। जो प्रोटीन्स हार्मोन्स जो होंगे वो सेल को सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बाइलिपिड मेम्ब्रेन या लिपिड लेयर जो होती है, उसको पास ऑन नहीं कर पाएंगे। वो वहीं पर रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और किसी दूसरे के थ्रू अपना एक्शन करवाएंगे। लेकिन जो जिनका रिसेप्टर सेल के अंदर होगा, जैसे ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारा बाहर है हार्मोन, ये है हमारा हार्मोन। अब भाई इसका रिसेप्टर है अंदर, अंदर भी कहा? न्यूक्लियस के अंदर। ये हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर क्या होगा? कोई रिसेप्टर होगा। ठीक है, क्या होगा? अब जैसे ही ये हार्मोन जो होगा, हार्मोन को क्या करना है? अब अंदर आना है, तो इस हार्मोन को इस लिपिड बाइलेयर को पार करना है। तो क्या होगा? ये जो हार्मोन्स होंगे इनका नेचर होगा स्टीरॉइड टाइप का, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये हार्मोन जो होगा ये पास करेगा और यहां तक आएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, उसके बाद ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा और क्या होगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये रिसेप्टर था, हार्मोन आया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये सब जो कुछ होगा अब न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। क्या होगा? जो डीएनए या जो जीन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, जीन एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा और बना देगा mRNA। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये बनाएगा प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। बन गया प्रोटीन, और यही प्रोटीन होता है जो कि रिस्पॉन्स देगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारा एस्ट्रोजन है या जो हमारे क्या है प्रोजेस्ट्रॉन है, ये सब क्या है? स्टीरॉइड हार्मोन्स है। और ये क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको लेकर आएंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे आएगा? किसी प्रोटीन की वजह से आएगा। और ये प्रोटीन कब बनेगा? जब ये जो हार्मोन होगा वो आकर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, जीन को एक्टिवेट करेगा, उससे mRNA बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तब जाकर वो रिस्पॉन्स आएगा जो कि इस हार्मोन का पर्टिकुलर होता है। ठीक है, तो क्लियर है? यहाँ पर दोनों मैकेनिज्म क्लियर हो जाने चाहिए। इसके अलावा मैंने जो हार्मोन्स बताए थे उन हार्मोन्स की आप एक टेबल तैयार कर लेना ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहे। ठीक है,
तो आज के लिए यहाँ तक ही बस। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आप कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आपकी प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ओके, थैंक यू।